राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं, विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इसे पूरे साल विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पुण्य अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी क्रम में पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। आज श्री अरबिंदो के ऊपर एक स्मृति कॉइन और पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री अरबिंदो का जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के ये प्रयास हमारे संकल्पों को एक नई ऊर्जा देंगे, नई ताकत देंगे। साथियों, इतिहास में कई बार एक ही कालखंड में कई अद्भुत घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है। मैं मानता हूं, जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई योग शक्ति काम करती है। योग शक्ति यानी एक सामूहिक शक्ति, सबको जोड़ने वाली शक्ति। आप देखिए, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। इनमें से 3 श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बदला और राष्ट्र जीवन में भी बड़े परिवर्तन आए। दुनिया में आज भीषण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में समाधान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए महर्षि अरबिंदो से प्रेरणा लेकर हमें खुद को तैयार करना है। सबका प्रयास से
विकसित भारत का निर्माण कर रहा है। एक बार फिर महर्षि अरविंदो को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एमसीडी के पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में पार्षदों की खरीद फरोख्त के संबंध में आरोप लगाए जाने पर कंप्लेंट दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी बौखला गई है। एक बिग नंबर लेने के बाद भी उनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के 2 पार्षद दल बदल कराए। कहने को तो वो कट्टर ईमानदार है, लेकिन मेरा मानना नहीं, दिल्ली का भी मानना है, देश मान गया है कि कट्टर बेईमानों की पार्टी है। ये दल बदल को बढ़ावा देना चाहती है। इन्होंने जो 2 पार्षद कांग्रेस के ज्वाइन कराए, तो मैंने एक छोटा सा रिएक्ट किया था कि जब आपके पास एक इतना बड़ा बिग नंबर है तो आपको दल बदल कराने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद 11 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया और कहा योगेंद्र नाम का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हमारे पार्षदों से खरीद फरोख्त की बात कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक पीसी की, जो उस पीसी में लगभग अब तक 1.5 से 2 लाख लोग उसको देख चुके हैं। और उन्होंने कहा कि योगेंद्र चंदोलिया ने एक रोनाक्षी शर्मा पार्षद है बलजीत नगर से, 2 पार्षद और थे, कोई नावरिया है, एक कोई ज्योति है, उनको बिठाया था कि इनसे बीजेपी के लोग इनको तोड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं। संजय सिंह ने अपनी बात रखी और संजय सिंह ने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर से यह डिमांड करता हूं कि योगेंद्र चंदोलिया को गिरफ्तार किया जाए और उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। तो मैं उनकी ही बात का मैं समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई उनसे बात नहीं की, मेरी किसी भी व्यक्ति से बात नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों में विश्वास भी नहीं रखती। लेकिन वो जानबूझ करके उनमें असंतोष है। उनके पार्षद जो है उनके पास रुकना बड़ा मुश्किल है और वो पार्षद जो है उनके साथ काम नहीं करना चाहते। इसलिए इस प्रकार का दिल्ली के अंदर माहौल क्रिएट हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे बारे में जो आरोप लगाए, तो मैं आज मधुर वर्मा जी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड हैं, और ये मैं उनको कंप्लेंट लेकर आया हूँ। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ चुनाव के रिजल्ट आए हुए, और जब किसी को मैंडेट सरकार को जनता देती है तो उसको पॉजिटिविटी, सकारात्मक भाव से उस राज्य क्षेत्र के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि निगम में थोड़ा सा एच ऊपर हमसे 2-2.5% वोट ज़्यादा लेकर एमसीडी की सत्ता उनको मिली। ऐसी ही फितरत का उन्होंने ये एक प्रमाण दिया। पहले उनके एक सांसद, उनकी सहयोगी मनीष सिसोदिया जी की सहयोगी, एक कार्यकर्ता जो इनकी आम आदमी पार्टी की एक्टिविस्ट है, उन्होंने हमारी पार्षद उनको टेलीफोन किया रिश्वत देने के लिए। वो कंप्लेंट हमने लॉन्च की है। उनको कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं, हम मिलने के बाद ही बताएंगे। और उन्होंने कहा मुझे एड्रेस दीजिए। उनको लगा नई नई निगम पार्षद बनी है, कोई होगी अनभिज्ञ अनजान। आइए, उनके घर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो है, उनकी चर्चा है। उनको वो जो उनकी फितरत है उस फितरत के अनुसार ऑफर देने की कोशिश की। तो निगम पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग करने के नाम से जो पहल उन्होंने की, वो उनके लिए ये नई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा, उनकी फितरत है। यही काम 14 सितंबर 2022 को इन्होंने चंडीगढ़ में, जब पंजाब की सरकार बनी थी, तो पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल द्वारा इसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 12 विधायकों को झूठे बराबर में बैठाकर और ये कहा गया हमें तोड़ने के लिए टेलीफोन किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से 24 अगस्त 2022 को इनके जो नेता हैं सांसद संजय सिंह जी, उन्होंने 3 विधायकों को बिठाया चुनाव से पहले और उन विधायकों को बिठाकर ये कहा कि हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऑफर दी जा रही है। लेकिन आज तक ये नहीं बताया किसने टेलीफोन किया, किस नंबर से किया, कब किया, किसको किया। देश को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फेक कॉन्स्पिरेसी की। हमारे पूर्व दिल्ली के मेयर, जब यूनिफाइड एमसीडी होती थी, उसके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सीनियर लीडर, उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगाया कि हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। योगेंद्र जी ने कहा मैं अपना टेलीफोन भी दे सकता हूं,
किससे बात हुई, कब हुई, वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो योगेंद्र जी ने उसकी एक कंप्लेंट दी है कि मेरा टेलीफोन डिटेल, मेरा टेलीफोन, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। आज वो कंप्लेंट दी है एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर। ये मैंने आपके सम्मुख ये वस्तुस्थिति रखनी थी। मैं इस मामले के अंदर, क्योंकि पार्टी की उन्होंने बदनामी की है, हम उनको माफ करने वाले नहीं है, और मैं 2-3 दिन के अंदर मानहानि का दावा करूंगा और उसके बाद संजय सिंह को कटघरे में लाकर हम खड़ा करेंगे कि आइंदा कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उल्टे आरोप लगाने का वो काम बंद करें। मोती नगर निगम क्षेत्र के पूर्व भाजपाई निगम पार्षद विपिन मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन आ गया है। अब देखते हैं कि दिल्ली से निकलने वाले कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का काम कब शुरू होता है, या केजरीवाल के कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के वादे की हवा निकलती है। साथ ही एमसीडी चुनाव से पहले आप द्वारा लेंटर माफियाओं पर शिकंजा कसने के दावे व वादे किए जा रहे थे। अब देखना ये होगा कि आप द्वारा लेंटर माफियाओं पर कब तक नकेल कसी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर संसद में हंगामा जारी है। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष ने संसद में जबरदस्त हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के इस कृत्य की गृह मंत्री अमित शाह ने निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद का प्रश्नकाल नहीं चलने देना निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन पर कांग्रेस का रवैया दोहरा है। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई
तो उसका नतीजा क्या हुआ? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजधानी भोपाल में सुशासन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी, जो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लॉन्च होगी। यूथ के सहयोग और सुझाव के आधार पर यूथ पॉलिसी बनेगी। सीएम यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 बरस पूरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती है, समाज के हर वर्ग के लिए बनाती है, लेकिन सिस्टम इतना बड़ा है कि योजनाएं बनाना सरल है, लेकिन ठीक पात्र हितग्राही तक वो पहुंच जाए, ये काम बहुत कठिन है। जिन पर जवाबदारी इन योजनाओं को धरती तक पहुंचाने की होती है, कई बार कोताही के कारण, कई बार लापरवाही के कारण, और कई बार मन में अगर खुद लाभ उठाने की भावना आ जाए तो उसके कारण। और मैं मानता हूं कि 1 साल अभी पूरा हुआ है, इसमें ये योजना काफी सफल है, लेकिन अभी तो इसको और आगे ले जाना है। कि अभी भी हम काम कर रहे थे युवाओं के लिए, लेकिन अब एक फिर नए सिरे से वर्तमान चुनौतियों को समेटते हुए एक नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। और वो दिन हमने तय किया 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन निवास। तो 12 की रात में एक कार्यक्रम मैं करूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम 13 को हमारे बच्चों का किया जाएगा। बड़ा विराट कार्यक्रम है वो, और उसी में यूथ पॉलिसी घोषित की जाएगी। यूथ पॉलिसी सरकार नहीं बनाएंगे, आपको बनानी है, आपका योगदान चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे योगदान मांग रहा हूं, केवल यूथ पॉलिसी के लिए नहीं,
सरकार की योजना जमीन पर नीचे ढंग से लागू करने के लिए आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। यूथ पॉलिसी बनाने में यूथ पार्टिसिपेट करे, उसलिए कई सेमिनार होंगे, गोष्ठियां होगी, विचार आएंगे, कॉलेजेज में भी सुझाव लिए जाएंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में अधिकतम युवाओं को इन्वॉल्व कीजिए। उनमें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है और उनके जो सुझाव आएंगे उन पर विचार करके मध्य प्रदेश सरकार यूथ पॉलिसी बनाएगी और उस यूथ पॉलिसी को न केवल हम जारी करेंगे बल्कि उसमें जो प्रावधान होंगे उनको जमीन पर उतारेंगे और जमीन पर उतारने में भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, मिलेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न विभागों से संबंधित 210 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास के इन कार्यों की कुल लागत 822 करोड़ रुपए है। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की निगाहों से देख रही है। जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में, तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए। ब्रजभूमि तीर्थ भूमि है। तीर्थ विकास के साथ साथ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एमएसएमई के सेक्टर में और भी तमाम अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ यहां पे लाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ सके, इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। हर एक सेक्टर में निवेश की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन संभावनाओं के साथ जो भी जुड़ेगा राज्य सरकार उसमें उनको भरपूर सुरक्षा भी देगी और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने, उसके माध्यम से हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर जब यहां पर विकास की परियोजनाओं और यहां के प्रबुद्धजनों, यहां के लाभार्थियों को मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंगलवार को राजस्थान में 9वां दिन है। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले के जीनापुर से सुबह 6 बजे शुरू हुई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी किसान, मजदूर, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, खिलाड़ियों से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं।
राहुल गांधी को पिछले सप्ताह राजस्थान से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में फीडबैक मिला। वहीं समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने राहुल से मिलकर सरकारी सिस्टम और योजनाओं से जुड़ी खामियां बताई। राहुल के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुई। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए जयराम रमेश व अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए। आज का स्वागत सवाई माधोपुर में मैं समझता हूं हमने कम जगहों में देखा है। पिछले कुछ दिनों में केरला में कोचीन में ऐसा स्वागत मिला था, उसके बाद महाराष्ट्र में नांदेड़ और शेगांव में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज सुबह 5:45 बजे से लेकर करीब 9 बजे तक जिस तरीके से हमें स्वागत मिला और खास तौर से 60% महिलाएं थी। आज का स्वागत जो हमें मिला है, कोटा में भरपूर स्वागत मिला था, बहुत उत्साहजनक था। पर मुझे कहना पड़ेगा कि आज जो हमें सवाई माधोपुर में देखने को मिला वो कोटा के माफी की था। राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसमें जो आ रहा है आप सब देख रहे हैं, बच्चे से लेकर के वृद्ध सब लोग चल रहे हैं। और कल हजारों की संख्या में महिलाएं किस प्यार और स्नेह के साथ में राहुल जी के साथ में कदम ताल करती हुई चल रही थी। यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने आजादी के समय की थी, आजादी के दीवानों ने, आजादी के शहीदों ने की थी। लेकिन जो 8 साल से नफरत का माहौल, तानाशाही शासन और जिस प्रकार से कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, ये जो माहौल चल रहा था, अब लोगों को उम्मीद जगी है कोई तो है जो हमारी सुनने वाला है। और जब मैं पहले दिन से साथ चल रहा हूँ राहुल जी के, महिलाएं रोती भी आती हैं, बिलखती भी आती हैं, बच्चियां आती हैं, बूढ़े आते हैं, माताएं आती हैं अपनी बेटियों की समस्याओं को लेकर के, एनजीओज में काम करने वाले लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि इस देश में हमारी सुनने वाला राहुल जी कोई नहीं है। हमारे सपने एक तरीके से टूट रहे हैं और हम लोग परेशानी में हैं, किसान आ रहे हैं, तो उन सब की राहुल जी सुनते हैं। ये सवाई माधोपुर का सौभाग्य है कि आज भारत जोड़ो यात्रा इस सवाई माधोपुर की पावन धरती से गुजर रही है, इसका हमारा सौभाग्य है। साथ ही सर, सवाई माधोपुर ना सिर्फ अमरूद, आंवला और बागों की नगरी है। और आज सवाई माधोपुर में एक बाग नहीं, 2 तरह के बाग हैं। एक बाग जंगल में है और एक बाग सी कैंप के अंदर है। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो सुबह से मुझसे अक्सर काफ़ी लोगों ने पूछ ली कि जिस तरह के पोस्टर्स सवाई माधोपुर में लग रहे हैं, जिसमें इंदिरा जी के असैसिनेशन की पिक्चर्स हैं, राजीव जी के असैसिनेशन की पिक्चर्स हैं, जिसके ऊपर लिखा है इतने दर्द सीने में लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर। इसके पीछे मकसद ये है कि आज किसी भी एक हिंदुस्तानी की एवरेज एज 28 साल है सर, 28 ईयर्स। तो आज के युवा को ये नहीं पता है कि 28 साल, क्योंकि एवरेज एज अगर मान के चलते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 30 साल पहले अपनी दादी को असैसिनेशन होते देखा, अपने पिता की हत्या होते देखी। और जिस व्यक्ति ने इतना दर्द और इतना वायलेंस अपने जीवन में देख लिया और उसके बावजूद आज रास्ता अपनाया है मोहब्बत का और भारत को जोड़ने का, ये मैं कहता हूँ सैल्यूट करने वाली बात है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। सुरक्षा बलों ने नाकाम की आतंकी साजिश, हाईवे किनारे मिला आईईडी, किया गया डिफ्यूज। राजीव गांधी फाउंडेशन विवाद और चीन से आता फंड, अमित शाह ने कांग्रेस की दुखती रग पर रखा हाथ। राज्यसभा में राजनाथ का बयान, चीन के अतिक्रमण की कोशिश को सेना ने किया नाकाम, दोनों देशों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग। तवांग की घटना के बाद एक्शन में आया भारत, ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयरफोर्स ने की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 12 से अधिक बच्चे घायल। आपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की घोषणा की, संदीप पाठक को मिली जिम्मेदारी। पाठक पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी थे। राजा पटेरिया की बड़ी मुश्किलें, मोदी की हत्या वाले बयान पर कांग्रेस ने जारी किया नोटिस, जमानत याचिका भी खारिज। बंगाल में फर्जी गिरोह ने खुद को बताया सीबीआई अधिकारी, छापेमारी कर ले गए 30 लाख रुपए व आभूषण। योगी ने कहा किसी भी उद्यमी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ ठोस सबूत है उनके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा, कानून व्यवस्था और रोजगार को बनाया बड़ा मुद्दा। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम